भगवान राम मंदिर या अयोध्या से राजभर का मतलब क्या लगाव रहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में 6वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक अवध जो है राजभर राजाओं के अधीन रहा है और वहाँ के शासक रहे हैं। इस चीज़ की भी चर्चा हुई है और इस चर्चा के दौरान एविडेंस को मानते हुए 6 जगह राजभर की जो चर्चा हुई है वह इस जजमेंट में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया है। बाद में हमारे ही समाज के एडवोकेट जयप्रकाश राजभर जी थे, जो बॉम्बे के रहने वाले थे, उन्होंने भी काफ़ी इतिहास पर रिसर्च किया था और जब सुप्रीम कोर्ट का यह आर्डर जो है आखिरी स्टेज में था तो उसमें वो पक्षकार बनने के लिए उन्होंने एक याचिका भी दाखिल किया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम लोग थे, जो इससे जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने यह कहा कि देखिए आपकी चर्चा तो इसमें आ ही गई है और यह केस जो है आखिरी स्टेज पे है, तो अब जजमेंट आ जाएगा तो आप अपने समाज को अपने बारे में विधिवत बता सकते हैं जजमेंट दिखा करके, तो इसमें अब डिस्टर्बेंस करना उचित नहीं होगा। लेकिन हम लोगों के लिए सौभाग्य का बात है कि इस समाज की चर्चा हुई है उसमें, उस फैसले में, उस जजमेंट में, तो राजभर समाज को इस बात से गौरव ही होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर्टिकल। दोस्तों, मैं जिला जौनपुर की धरती पर और यहाँ पर एक जो है एडवोकेट संतोष राजभर जी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इतिहास के बारे में शोध करते, खोजते, बिनते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि राजभर समाज का इतिहास कैसा रहा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इतिहास पर चर्चा भी किए, कवरेज भी किए और आप अपने चैनल के माध्यम से जब प्रसारित करेंगे तो बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी होगी और जागरूकता भी आएगी। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरा विश्व आज जो है दर्शन करने के लिए वहाँ पर आ रहा है, तो इस राम मंदिर के मतलब राम मंदिर जो बना है वो कोर्ट का फैसला इतना लेट क्यों आया? बहुत पहले से पेंडिंग में था, तो क्या कारण रहा? देखिए, कोर्ट के मामले होते हैं, उसमें तमाम प्रोसेस होते हैं, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, तो लेट होना लाजमी है ही। और कभी कभी सरकार का भी असर पड़ता है कि सरकार बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसको नहीं चाहती कि जल्दी से जल्दी इस मामले का जो है पटाक्षेप किया जाए। लेकिन धन्यवाद मैं देता हूँ सरकार को भी कि उसने काफ़ी अच्छी पहल की और जो लोग उसमें याचिका में शामिल रहे हैं उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी पैरवी किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है जनमानस की आस्था को ध्यान में रखते हुए, सारे सबूत को गौर से देखते हुए एक बेहतरीन जजमेंट दिया है। जैसा कि आपने देखा, और जजमेंट के आने के बाद जो है वर्तमान सरकार में जो है आपने देखा कि अयोध्या का भगवान श्री राम का मंदिर बनने का रास्ता भी साफ हुआ और बन गया। अयोध्या भगवान राम मंदिर या अयोध्या से राजभर का मतलब क्या लगाव रहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में 6वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक अवध जो है राजभर राजाओं के अधीन रहा है और वहाँ के शासक रहे हैं। इस चीज़ की भी चर्चा हुई है और इस चर्चा के दौरान एविडेंस को मानते हुए 6 जगह राजभर की जो चर्चा हुई है वह इस जजमेंट में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया है। बाद में हमारे ही समाज के एडवोकेट जयप्रकाश राजभर जी थे, जो बॉम्बे के रहने वाले थे, उन्होंने भी काफ़ी इतिहास पर रिसर्च किया था और जब सुप्रीम कोर्ट का यह आर्डर जो है आखिरी स्टेज में था तो उसमें वो पक्षकार बनने के लिए उन्होंने एक याचिका भी दाखिल किया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम लोग थे, जो इससे जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने यह कहा कि देखिए आपकी चर्चा तो इसमें आ ही गई है और यह केस जो है आखिरी स्टेज पे है, तो अब जजमेंट आ जाएगा तो आप अपने समाज को अपने बारे में विधिवत बता सकते हैं जजमेंट दिखा करके, तो इसमें अब डिस्टर्बेंस करना उचित नहीं होगा। लेकिन हम लोगों के लिए सौभाग्य का बात है कि इस समाज की चर्चा हुई है उसमें, उस फैसले में, उस जजमेंट में, तो राजभर समाज को इस बात से गौरव ही होना चाहिए। जो राजभर जाति है, इस पे जो है एक एक्ट पहले लगा हुआ था, वो एक्ट क्या मतलब समझते हैं आप? देखिए, ऐसा है ना कि जब इस देश में जो शासक जातियाँ रही हैं और उन जातियों के ऊपर इतना ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है, जो विदेशी नस्ल के आक्रांताएँ रहे हैं, वो अपने पीरियड में इस जातियों को पूरा दबाने का प्रयास किए हैं और उनके दबाने के क्रम में इस जातियों ने, राजभर जातियों जो है, अपने स्वाभिमान को खोया नहीं। और बाद में उन आक्रांताओं के बाद के जो शासक आए, अंग्रेज जब हमारे देश में आए हुए हैं, तो इन्होंने 1857 की क्रांति का नाम आपने सुना होगा कि यहाँ के लोगों को दबाने के लिए, इन पर काबू करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे। तो यहीं के अपने ही कुछ लोग ऐसे थे, जैसा कि कह सकते हैं कि गद्दार आप कह सकते हैं, इन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत की ये बताया
ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों को बताया कि यह जातियाँ कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर नकेल कसना संभव नहीं है, और उनको नकेल कसने के लिए आपको कुछ न कुछ विशेष तौर पर करना होगा, तभी आप जो है यहाँ कुछ कर पाएंगे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसी समय अंग्रेज़ यहाँ से भाग गए होते हैं, लेकिन उस क्रांति को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में एक क्रिमिनल एक्ट 1871 पारित किया, और उस एक्ट का प्रभाव यह रहा कि उस एक्ट के तहत राजभर भर जाति को जो है सूचीबद्ध किया गया और इनका उत्पीड़न किया गया। वह एक्ट इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर उस एक्ट के बारे में बता दिया जाए और चर्चा हो तो शायद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और दुर्भाग्य देखिए इस देश की कि 1871 का क्रिमिनल एक्ट बनाया गया, वह देश में लागू भी रहा उस समय अंग्रेजी हुकूमत में, और उस एक्ट के तहत इन जातियों का उत्पीड़न भी हुआ, शोषण हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी उस एक्ट के बारे में किताबों में पढ़ाने का काम नहीं किया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। 1871 के क्रिमिनल एक्ट जो है आपकी देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हो जाती है। देश की आज़ादी में सभी लोगों ने अपनी अपनी तरीके से भूमिका निभाई, और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद भी इन जातियों को जो उस एक्ट के तहत सूचीबद्ध थे, उनको 31 अगस्त 1952 को जो है उस एक्ट से मुक्त किया गया। और आपने देखा भी होगा कि तहसील से आज भी विमुक्ति जात का प्रमाण पत्र बनता है, जो इस बात का सर्टिफिकेट है, सबूत है कि हम वही व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश की आज़ादी में हम लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बलिदान दिया है। तो मैं तो सरकार से ये भी कहता हूं कि 1871 के क्रिमिनल एक्ट को देश की जनता के सामने पढ़ाया जाना चाहिए, किताबों में उसको स्थान देना चाहिए, ताकि लोग 1871 के क्रिमिनल एक्ट से लेकर के 31 अगस्त 1952 के सफ़र को जानें। और जो सरकार तहसीलों में विमुक्ति जात का सर्टिफिकेट जारी करती है, उस विमुक्ति जात के पीछे के इतिहास को भी लोगों को समझने में सहूलियत होगी। अब ये सरकार के ऊपर है कि क्या सरकार विमुक्ति जात 1871 के क्रिमिनल एक्ट 31 अगस्त 1952 को क्या किताबों में स्थान देने का काम करती है। और एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजभर महाराज जितने भी महाराजा राजा रहे हैं, वो तमाम जो है पार्टियां हैं, संस्थाएं हैं, जो कि सब फाउंडेशन बना के सब लोग चल रहे हैं राजभर समाज के लिए। लेकिन क्या लगता है ये जो टाइटल पीछे नहीं लगता है जातियों के राजाओं पे, टाइटल नहीं लगता है, अदर समाज के जातियां भी जो है तंज कसती हैं कि नहीं ये हमारे जाति के राजा थे, हमारे जाति के राजा थे। तो ये जो है दुविधा है एक युवा पीढ़ियों की, ये कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी? देखिए अभी होता क्या है इसमें कि आपने एक चीज़ को ध्यान दिया होगा कि सभी लोग जो हैं, जब से महाराजा सुहेलदेव की गौरव गाथा देश के सामने आया है, देश के सामने जो है उनकी जो पटल गाथा है, गौरव गाथा इतिहास है, जब से सामने आया है, तब से लोगों ने जो है अपना अपना दावा पेश करने का काम किया। आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि इसके बहुत पहले से भी महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में लोगों को जानकारी थी, खासतौर पर राजभर समाज के लोगों को। और राजभर समाज के लोग अपने बस्तियों में, आपने देखा होगा कि पहले से ही महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाते आ रहे हैं। लेकिन आपने कभी इस चीज़ को गौर कर लीजिए कि क्या वजह है कि पासी समाज के लोग हों या वैश्य समाज के लोग हों, आज तक उन्होंने इसके पहले तक उन्होंने अपने बस्तियों में महाराजा जी का जयंती क्यों नहीं मनाते? अभी भी आप बहुत से ऐसे गांव है, सर्वे करके देख लीजिए, वहाँ पर वैश्य समाज के लोग आपको उनका जयंती मनाते हुए नहीं दिखेंगे। जब से यह चर्चा में आई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुखारबिंद से, माननीय प्रधानमंत्री के जरिए, कि इस जाति का गौरवशाली इतिहास जब से विस्तृत रूप से सामने आया है, और इसमें मैं नेताजी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने महाराजा जी के नाम पर जो पार्टी चलाया, तो यह एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान था, और इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है कि समाज के बीच एक बहुत बड़ा संदेश गया है। तो वो भी एक तरह से उनका पार्टी बनाना समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश रहा। और जब ये लोग गठबंधन में आए हैं, सत्ता में आए हैं, और जब इनका गौरव गाथा पूरे हिंदुस्तान के पटल पे आया है, तो निश्चित है कि सभी लोग उनको अपना अपना बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो बस इतनी सी बात है। अब सरकार के लिए स्थिति ये है कि सरकार ये देखती है कि मेरा वोट बैलेंस किधर है, वोट बैलेंस देख करके अपना काम करना चाहती है। क्या भविष्य में जो है राजभर समाज के जितने भी राजा महाराजा हैं, युवा पीढ़ी टाइटल देख पाएगी? बस सीधा सवाल। देखिए, टाइटल वो बिल्कुल देख पाएंगी, और वह ज़्यादा समय दूर नहीं रह गया है। भारतीय क्षत्रिय फाउंडेशन ट्रस्ट जैसा कि राजेश जी बनाए हैं, उसके अध्यक्ष हैं, यह एक बहुत बड़ा मिशन है। और इसी मिशन के जरिए जो यह शब्द पर जो विवाद पैदा हो रहा है, उस विवाद को हम लोग निस्तारण कराने का भी काम करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा, न्यायालय है उसके लिए, बहुत से उसके प्रोसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और समझ करके उस पर जो है
निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुँचाइए, हमारे लोगों की आवाज़। बिल्कुल। भारतीय क्षत्रिय फाउंडेशन ट्रस्ट जो ये अभियान चला रही है, जन जागरूकता अभियान इतिहास के संबंध में, तो इसके साथ साथ हमारा ये भी लक्ष्य चल रहा है कि दहेज जो समाज में एक कुरीति के रूप में है, हम लोग चाहते हैं कि समाज में एक सफल संदेश जाए कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, समाज है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि सरकार 1871 के क्रिमिनल एक्ट को जरूर पढ़ाए, किताबों में उसको तवज्जो दे, स्थान दे। 1871 के क्रिमिनल एक्ट से लेकर 31 अगस्त 1952 तक का सफ़र, फिर 31 अगस्त 1952 के बाद 1953 में तत्कालीन केंद्र की सरकार जो थी कांग्रेस की, उसने इसका नाम जो बदल दिया था, बदल करके उसका दुरुपयोग किया गया, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, मतलब आदती अपराधी कौम। और आदती अपराधी कौम 1953 में बना करके 1990 तक इस समाज का उत्पीड़न किया गया। इस सूची के अंतर्गत आने वाले उन सभी लोगों का उत्पीड़न किया गया। तो देश की जनता को 1871 के क्रिमिनल एक्ट लगायत 31 अगस्त 1952 विमुक्त जात होते हुए 1953 में पारित हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट की जानकारी लेने का होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसका सफर 1990 तक रहा है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, 1 महीना या 15 दिन 20 दिन पहले की बात है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी दिया है। उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस एक्ट की खूबियों के बारे में, इसकी बुराइयों के बारे में, इस एक्ट को लगाने के कारण के बारे में देश की जनता को जानने का अधिकार है, वो इसको जाने और इसको पढ़ाया जाए, इसको तवज्जो दिया जाए। इसलिए दूसरी बात कि आपने देखा हमारे देश की ये विडंबना देखिए कि हम जो है इब्राहिम सरकी को पढ़ सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ सकते हैं, बाबर को पढ़ सकते हैं, अकबर को पढ़ सकते हैं, हुमायूं को पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके साथ, उनके समकक्ष, उनके समकालीन जिन राजाओं से युद्ध हुआ उनके बारे में इतिहास में नहीं बताया जाता है, छिपा दिया जाता है। अभी एक बहुत मामला एक चल रहा है वहाँ सुल्तानपुर जिले का, जिसका प्राचीन नाम कुशभुवनपुर रहा है। वहाँ के आखिरी राजा जो है महाराजा नंद कुंवर राजभर जी रहे हैं। वहाँ पर साईं दाता आश्रम के लोग जो अपने वजूद को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, उस किले को बचाने के लिए संघर्षरत रहे हैं। आप कभी अपने चैनल को लेकर वहाँ जाइए और जा करके कुशभुवनपुर के उस किले पर जाइए। वर्तमान नाम सुल्तानपुर है, प्राचीन नाम कुशभुवनपुर। कुशभुवनपुर भगवान श्री राम के पुत्र के नाम पर है। लेकिन महाराजा नंद कुंवर और अलाउद्दीन खिलजी से जब युद्ध हुआ है तो 1 साल तक अलाउद्दीन खिलजी जो है, उस समय का तत्कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी जो है, 1 साल तक लगातार डेरा डाल कर रखा हुआ था कि कब मौका मिले और कब हम जो है चढ़ाई करें। और 1 साल तक उसको मौका नहीं मिला। लेकिन जब उसको मौका मिला है, कुछ अपने ही लोगों के गद्दारी की वजह से जब उसको मौका मिला तो महाराजा नंद कुंवर जी की हत्या कर दी गई और उस किले को अपने कब्जे में ले लिया गया। और उसी समय से कुशभुवनपुर का नाम बदल करके सुल्तानपुर कर दिया गया जी। तो सौजातीय समाज के लोगों को साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी उसकी इतिहास को जानना बहुत जरूरी है और उसको स्थान मिलना जरूरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, दोनों लोगों का ध्यान प्राचीन कुशभुवनपुर वर्तमान सुल्तानपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ साईं दाता आश्रम के लोग सनातन संस्कृति की रक्षा, कोट किले को बचाने के लिए आज संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ पर जो है उस किले के अस्तित्व को बचाने के साथ साथ, उस किले को बचाने के साथ साथ प्राचीन कुशभुवनपुर नाम करने के लिए सरकार पहल करे। जो भी सरकार को अगर एविडेंस की ज़रूरत होगी वो भारतीय क्षत्रिय फाउंडेशन ट्रस्ट के पास है और साईं दाता आश्रम के जो महंत हैं उनको वो भी हम लोगों ने दे दिया है। तो अगर सरकार को कोई और आवश्यकता हो तो सरकार हम लोगों को बुलाएगी और बुलाती है तो हम लोग उनको एविडेंस देंगे ताकि उसका पुराना वजूद, उसका पुराना अस्तित्व कुशभुवनपुर पुनः नाम अंकित किया जा सके। दरोगा बनना, डीएम, एसपी, डीएसपी, किसी भी विभाग में आपको जाना है तो आप एक लक्ष्य बनाकर लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करो, कोशिश करो। कहा गया साथी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो आज यहाँ के जो बैठक रहा, इससे जो है यहाँ के जो जनता जनार्दन है, जो गाँव के लोग हैं, उनको किस प्रकार की सीख मिली, थोड़ा आप बताएं। सर, सीख तो उन्हें, जो लोगों को बहुत दिन से लोग अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन इतिहास के बारे में बहुत कम ही लोग जान पाते थे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारतीय क्षत्रिय फाउंडेशन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश राजभर जी ने आके और लोगों को
पूरा विस्तार से इतिहास के बारे में बताएं। लोग इतिहास के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुए और बहुत खुश हुए कि हम आज अपने इतिहास के बारे में जानकर लोग बहुत गर्व कर रहे हैं। चलिए, मुकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा जो है जन जागरूकता का अभियान चलाया, आपके लिए बहुत बहुत आपको और आपके गांव के सभी को धन्यवाद। दोस्तों, हम थे जिला जौनपुर के धरती पर और ये जो आपसे बात कर रहे थे ये राजभर समाज के बहुत बड़े दिग्गज एडवोकेट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है राजभर समाज के इतिहास को भी ढूंढने का पूरा जो है प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों को ये न्यूज़ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।